Hello students, how are you? So students, today we'll talk about the depression in freezing point or depression of freezing point. Do you remember in the last video we talked about the elevation in the boiling point? So elevation in boiling point was a colligative property. Now the depression in freezing point is also a kind of colligative property. So today we'll talk about the depression in freezing point. So actually ये फ्रीजिंग पॉइंट सबसे पहले बिफोर गोइंग इनटू द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है. तो फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट एक्चुअली इट इज़ अ टेम्परेचर ओके एट विच solid state and the liquid state of a substance are in equilibrium. What is the meaning of this? Solid state and the liquid state of a solution are in solid state, solid phase and the liquid phase of a substance are in equilibrium. इसका मीनिंग क्या है? देखो, suppose there is a container and this container is having एक substance है, उस substance की दोनों faces इस कंटेनर में अवेलेबल हैं. जैसे कि इस कंटेनर में एक सब्सटेंस की सॉलिड स्टेट भी अवेलेबल है और उस सब्सटेंस की लिक्विड फेज भी अवेलेबल है. सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे वाटर है. वाटर का जो है हमारा यहाँ पर आइस भी, वाटर की सॉलिड स्टेट क्या होती है? आइस. और वाटर तो वाटर है ही. तो दोनों ही स्टेट एक कंटेनर में एग्जिस्ट करें किसी सब्सटेंस की, बट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, जस्ट लिसन केयरफुली, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर इस सब्सटेंस की दोनों फेसेस, सॉलिड फेस, सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट, दोनों इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करें. आर यू गेटिंग मी? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जिस पर एक सब्सटेंस की दोनों स्टेट, सॉलिड स्टेट भी और लिक्विड स्टेट भी इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करें, तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम बोलते हैं उसका फ्रीजिंग पॉइंट. क्वेश्चन है कि इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करने का मीनिंग क्या है? इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करना मतलब कि सॉलिड स्टेट जो सॉलिड है वो सॉलिड में ही रहे, वो मेल्ट ना हो, और लिक्विड जो है वो लिक्विड में ही रहे, वो सॉलिड ना बने. ऐसी कंडीशन जब लिक्विड में रहे, सॉलिड अपनी सॉलिड स्टेट में रहे, उस पर्टिकुलर स्टेज को हम बोलते हैं अ स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम. डू यू रिमेंबर आई टोल्ड यू इन द 11th क्लास, स्टेज जहाँ पर सॉलिड और लिक्विड जो हैं दोनों एक ऐसी पर्टिकुलर स्टेज पे आ जाएं कि सॉलिड में ही रहे और लिक्विड में ही रहे, और ऐसा लगता है कि जैसे मेल्टिंग और क्रिस्टलाइजेशन, मेल्टिंग ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एंड लिक्विड का क्रिस्टलाइजेशन इनटू सॉलिड, दोनों स्टॉप हो जाएं. उस पर्टिकुलर स्टेज को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम. तो अगेन आई एम टेलिंग यू, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट इट इज़ अ पर्टिकुलर टेम्परेचर जहाँ पर एक सब्सटेंस की दोनों फेस, सॉलिड फेस और लिक्विड फेस, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करें. उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम बोलते हैं उसका फ्रीजिंग पॉइंट. ओके, एक तो फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन है ये. फ्रीजिंग पॉइंट की देयर इज़ अनदर डेफिनेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट. अब इसमें मैं यहीं से आपको बताता हूँ. देखो, freezing point, it is a temperature at which the vapor pressure of this solid phase and the vapor pressure of this liquid of a substance becomes equal. मतलब मैंने बताया कि फ्रीजिंग पॉइंट पर किसी भी सब्सटेंस की दोनों सॉलिड और लिक्विड दोनों ही स्टेट जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं इक्विलिब्रियम में. ओके, यही मैंने बताया फ्रीजिंग पॉइंट. नाउ फ्रीजिंग पॉइंट इसी पर्टिकुलर स्टेज पे जो वेपर प्रेशर सॉलिड का है वो ही वेपर प्रेशर होगा लिक्विड का, दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल होगा. तो इस तरीके से हम इसको एक नई डेफिनेशन भी दे सकते हैं कि द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड फेस, जस्ट लिसन व्हाट आई एम सेइंग, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड फेस बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं उसका
freezing point. Are you getting me? Do you remember in the boiling elevation in boiling point हमने क्या डिस्कस किया था? Boiling point क्या था? Boiling point was a temperature at which the vapor pressure of the liquid becomes equal to the atmospheric pressure. यहाँ पर भी कुछ कुछ ऐसी टाइप की डेफिनेशन है. The temperature at which the vapor pressure of the liquid becomes equal to the vapor pressure of the solid, okay, of a substance, उसको हम बोलते हैं उसका freezing point. एक बार और मैं बताता हूँ. जैसे मैंने बताया एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर एक सब्सटेंस की दोनों स्टेट, दोनों फेसेस, सॉलिड फेस और लिक्विड फेस दोनों को एग्जिस्ट करें इन इक्विलिब्रियम, तो उस पर्टिकुलर हम टेम्परेचर को बोलेंगे उसका फ्रीजिंग पॉइंट. फिर मैंने एक चीज़ और बताई, इस पर्टिकुलर स्टेज पर ही जब दोनों ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे हैं, सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट एक सब्सटेंस की, जब दोनों इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही जो सॉलिड का वेपर प्रेशर होगा वही वेपर प्रेशर लिक्विड का भी होगा. ओके, मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर जो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेस है, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे? उसका फ्रीजिंग पॉइंट. अब क्लास हम बात करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट? Depression in freezing point means whenever non-volatile solute is added in the solvent, the freezing point is lowered or depressed. इसको हम बोलते हैं इसका depression in freezing point. What is the meaning of this? Suppose एक कंटेनर है, okay? इस कंटेनर में हमारा सॉल्वेंट है, ठीक है. सॉल्वेंट सपोज हमने ले लिया वाटर है, तो वाटर किस पे फ्रीज कर रहा है? 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज करता है. इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है वाटर का? 0. अगर हम इस वाटर में कुछ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करें, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आई हैव टोल्ड यू सो मैनी टाइम्स लाइक शुगर, सॉल्ट, अगर हम कुछ भी इसमें, ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स हैं, ये जो है ब्लैक स्पॉट, ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्ट्स हैं. अगर हम इस वाटर में मतलब सॉल्वेंट में अगर हम कुछ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करें लाइक शुगर एंड सॉल्ट, तो ये जो वाटर पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज़ हो रहा था, अब ये 0 डिग्री सेल्सियस की पे फ्रीज़ नहीं होगा, अब ये इससे लोअर टेम्परेचर पे फ्रीज़ होगा. आ रही बात समझ में? तो इसको हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. तुम याद है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या बोला था मैंने? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या था? वाटर में, एक वाटर सिंपल वाटर है, अगर हम उसमें कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे तो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता था, लेकिन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने के बाद वो 100 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉयल करने लगता है, ठीक है. लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट में बिल्कुल अलग होता है. इसमें क्या होता है कि अगर एक हमारा वाटर है, सॉल्वेंट है, अगर हम उस सॉल्वेंट में कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करें तो ये जो वाटर है ये 0 डिग्री सेल्सियस से फ्रीज़ नहीं करेगा, अब ये इससे लोअर टेम्परेचर पर फ्रीज़ करेगा. तो इसको हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. मतलब कोई भी सॉल्वेंट, वाटर नहीं, हम कोई भी सॉल्वेंट ले लें, अगर वो सॉल्वेंट किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे फ्रीज़ करता है और अगर हम उसमें कुछ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करें लाइक शुगर, लाइक NaCl, तो वो जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पहले फ्रीज़ करता था अब वो उस टेम्परेचर पे फ्रीज़ ना करके उससे कम टेम्परेचर पे फ्रीज़ करेगा. दिस इज़ कॉल्ड व्हाट? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. क्वेश्चन अब ये आता है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? अगर हम किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में इफ़ यू आर एडिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, तो वो जो हमारा सोल्यूशन है वो पहले जिस टेम्परेचर पे फ्रीज़ करा था उस टेम्परेचर पे फ्रीज़ क्यों नहीं करता, उससे लो टेम्परेचर पे फ्रीज़ क्यों करने लगता है? ओके, पहले जिस टेम्परेचर पे फ्रीज़ कर रहा था अब उससे कम टेम्परेचर पे फ्रीज़ करेगा. क्यों? व्हाट इज़ द रीज़न? सो रीज़न इसका क्या है? देखो, बहुत सिंपल रीज़न है इसका. देखो, ये हमारा नॉर्मल सॉल्वेंट है, दिस इज़ आवर नॉर्मल सॉल्वेंट. आप लोगों को पता है नॉर्मल सॉल्वेंट मीन्स द स्पेस इज़ वेरी लार्ज इन बिटवीन द
पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्वेंट, देखो इनके बीच में स्पेस है। अगर हम इसको फ्रीज करें, ये है लिक्विड, अगर मैं इसको फ्रीज करूं तो देखो ये फ्रीजिंग है, दिस इज फ्रीजिंग। So what is happening during the freezing? These particles of the solvent, जो solvent के हमारे different particles, they come very close to each other और they arrange themselves that the space in between them is small. जब भी किसी का टेम्परेचर तुम कम करोगे तो ऑब्वियसली वो उनके पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज आएंगे, और क्लोज आते हैं काफ़ी। तो जैसे ये सॉल्वेंट था, लिक्विड में था, इसको हमने फ्रीज किया, इसके पार्टिकल्स क्लोज आए और यहाँ पे काफ़ी क्लोज आ गए, ठीक है। तो ये इसकी फ्रीजिंग हो गई। पार्टिकल क्लोज आए तभी तो ये सॉलिड बनेगा, पहले लिक्विड था तो पार्टिकल दूर दूर थे। व्हेन एट द फ्रीजिंग पॉइंट द पार्टिकल्स विल कम टुगेदर, ओके, एंड व्हेन दीज पार्टिकल्स कम टुगेदर, सो क्या होगा, इनके बीच की स्पेस कम होगी और ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे। बट ये हमारा नॉर्मल सॉल्वेंट है। अगर इस नॉर्मल सॉल्वेंट में मैंने कुछ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने शुरू किए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसमें ऐड कर रहा हूँ मैं, अब जब मैं इसको फ्रीज करूँगा, फ्रीजिंग के टाइम पर क्या होता है, अभी बताया ना मैंने, जब टेम्परेचर लो होता है तो पार्टिकल्स जो होंगे हमारे सॉल्वेंट के वो एक दूसरे के क्लोज आएंगे। बट व्हाट इज़ हैपनिंग लाइक दिस, ये पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये पार्टिकल हैं और ये एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, ओके। सो व्हाट इज़ हैपनिंग, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं ये बीच में आ जाते हैं, इनके दिख रहा है, जैसे मैंने ये स्केच अपने हैंड्स के बीच में ली, ये बीच में आ गई, और जिसकी वजह से पार्टिकल्स जो हैं एक दूसरे के क्लोज नहीं आ पा रहे हैं। तो ये एक तरीके से ऑब्स्टिकल कर रहे हैं, ये है, मैंने बहुत सारे ले लिए, ये एक दूसरे के क्लोज आने नहीं देते, बीच में फंस जाते हैं। तो यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसे हो रहे हैं, दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्वेंट, बट due to the presence of these non-volatile solutes, the particle of solvents are not coming very close to each other, क्योंकि वो particles जो हैं solvent के वो एक दूसरे के close नहीं आ पा रहे, जिसकी वजह से ये जो solvent है अब freeze नहीं हो पा रहा है। पहले ये 0 डिग्री सेल्सियस पर जब हमने इसका 0 डिग्री सेल्सियस किया तो ये फ्रीज़ हो गया, लेकिन जब हम इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो ये सॉल्वेंट अब 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज नहीं हो रहे हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को क्लोज आने नहीं दे रहे हैं। नाउ द थिंग इज, क्या ये सोल्यूशन कभी फ्रीज नहीं हो पाएगा या हो पाएगा फ्रीज? यस, फ्रीज हो सकता है ये भी। इसकी फ्रीजिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम इसका और टेम्परेचर लो करें, टेम्परेचर और लो कर लें, पहले ये 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो रहा था, बट अब 0 डिग्री सेल्सियस पे इट इज़ नॉट गोइंग टू फ्रीज बिकॉज द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्वेंट, नॉन वॉलेटाइल पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट, जिसकी वजह से क्लोज नहीं आ पा रहा और फ्रीज नहीं हो पा रहा। लेकिन अगर मैं इसका टेम्परेचर 0 से कम कर दूं तो क्या होगा, ये जैसे जैसे मैं टेम्परेचर कम कर रहा हूँ ये और क्लोज आते रहेंगे और क्लोज आते रहेंगे। तो ये जो थे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स ये तो रहेंगे, लेकिन ये ज़्यादा फोर्स से, जो हमारे सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं ज़्यादा फोर्स से एक दूसरे के क्लोज आएंगे, और ज़्यादा फोर्स से एक दूसरे के क्लोज आने के बाद एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आके ये फ्रीज कर जाएंगे। बट 0 डिग्री सेल्सियस पे दे विल नॉट बी एबल टू फ्रीज। तो ये इससे लोअर टेम्परेचर हमें करना पड़ेगा ताकि इसके पार्टिकल क्लोज आ पाए। तो नाउ ये पहले जो सोल्यूशन था, ये जो हमारा सॉल्वेंट था 0 डिग्री सेल्सियस पे ये फ्रीज़ हो रहा था। सपोज़ अब हमने इसका 0 पे तो नहीं हो सकता अभी, लेकिन जब हमने इसका टेम्परेचर बहुत डाउन किया, मान लो हमने इसका कर दिया -2 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस पे आने के बाद, सपोज़ आई एम जस्ट सेइंग, सपोज़ -2 डिग्री सेल्सियस पर आने के बाद ये जो हमारा सॉल्वेंट था इट स्टार्ट्स फ्रीजिंग। तो नॉर्मल सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट था इट वाज 0 डिग्री सेल्सियस, बट जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हमने इसमें ऐड करे, नाउ इट इज़ फ्रीजिंग एट लोअर टेम्परेचर, लोअर देन 0 डिग्री सेल्सियस, सपोज -2 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ जो फ्रीजिंग पॉइंट था इसका, इस सॉल्वेंट का, जो सोल्यूशन का जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट था, वो क्या हुआ, लो हो गया। आर यू गेटिंग मी? 0 से -2 पर आ गया।
This lowering of the temperature, this lowering of the freezing point is called depression in freezing point. This is called depression in freezing point. Okay, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमने इसमें ऐड किया, जिसकी वजह से जो हमारे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स थे कुड नॉट बी एबल टू कम वेरी क्लोज टू ईच अदर, सो दैट 0 डिग्री सेल्सियस पर ये फ्रीज़ हो नहीं पाया। तो इसको हमें और थोड़ा टेम्परेचर इसका लो करना पड़ा ताकि ये फ्रीज़ हो जाए। 0 डिग्री सेल्सियस मैंने क्लास एग्जाम्पल लिया है वाटर का, यहाँ पे सॉल्वेंट कोई भी हो सकता है, तो वो सबके अपने अपने फ्रीजिंग पॉइंट होते हैं। आर यू गेटिंग मी? नाउ come to this graph, and this graph is very important graph. Class, do you remember I have told you so many times, this is the line of liquid solvent, this is the line of the solution. On the x-axis there is the temperature, and on the y-axis there is the vapor pressure. On the x-axis there is the temperature, on the y-axis there is the vapor pressure. देखो, we know one thing, we have already studied, I have already told you in my previous video, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, हम बात करते हैं पहले सॉल्वेंट की, जैसे जैसे इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्वेंट, ये जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये टेम्परेचर बढ़ाया हमने, वैसे वैसे इसका वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है। I have told you so many times, whenever the temperature is increased, the vapor pressure also increases. Why? Whenever the temperature is increased, the more vapor will be formed. If more vapor will be formed means more vapor pressure. ज़्यादा vapor तो obviously ज़्यादा ही vapor जो होंगे ज़्यादा vapor pressure exert करेंगे। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द सॉल्वेंट, वैसे वैसे उसका वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। आर यू गेटिंग मी? तो ये बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे तो सबसे पहली पॉइंट तो ये हो गया हमारा। अब बात करता हूँ मैं दूसरी, ये सोल्यूशन की। सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो, अभी जो मैं नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हमने इसमें ऐड किए सॉल्वेंट में और हमने इसका सोल्यूशन बनाया, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के बाद जो सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है इट रिड्यूसेस। इन माई प्रीवियस वीडियो आई हैव टोल्ड यू सो मैनी टाइम्स, वेन एवर द नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इन द सॉल्वेंट टू मेक द सोल्यूशन, वेन एवर द नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड द वेपर प्रेशर इज रिड्यूस्ड। जब भी हम किसी सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसका सॉल्वेंट का जो या पर्टिकुलर जो सोल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, और अगर ये फिर से समझना है तो फिर से लास्ट वीडियो में जाके एक बार देखो क्यों हो रहा है। सो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है एज़ कम्पेयर टू सॉल्वेंट। और देखो ये इस ग्राफ में भी हम इजीली देख सकते हैं। अगर मैं किसी भी टेम्परेचर पर, मान लो ये पर्टिकुलर मैंने टेम्परेचर ले लिया, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मैं एक लाइन यहाँ पे बनाता हूँ, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर हम देखें और इसको फिर मैं यहाँ से मिलाता हूँ, तो ये सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो है ये, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है ये, लेकिन सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ये आ रहा है ना। तो ये जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है ऑब्वियसली ये सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज़्यादा है, देखो ऊपर जा रहा है। तो इससे पता लगता है एक ही पर्टिकुलर टेम्परेचर लिया है मैंने, लेकिन एक ही पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ये और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है ये। तो सॉल्वेंट का इस ग्राफ से पता लगता है क्यों मैंने लोअर लिए सॉल्यूशन की लाइन, इसलिए क्योंकि इसका वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से कम है। तो इस लाइन को ड्रॉ करके टेम्परेचर पर ये ईजिली देख सकते हैं कि वेपर प्रेशर जो है हमारा एक ही टेम्परेचर पे सॉल्वेंट का ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू सॉल्यूशन। आर यू गेटिंग मी? तो इसलिए मैंने इसकी जो लाइन है वो सॉल्यूशन की नीचे ली है। नाउ लिसन, अब आई टोल्ड यू व्हाट इज़ फ्रीजिंग पॉइंट। मैंने एक डेफिनेशन ये बताई थी, फ्रीजिंग पॉइंट इज़ द टेम्परेचर
when the vapor pressure of the solvents becomes equal to the vapor pressure of so the freezing point is the temperature at which the vapor pressure of the solvent or the liquid becomes equal to the vapor pressure of the solid phase. Do you remember? अब मान लो मैं सॉल्वेंट की बात कर रहा हूँ, ये सॉल्वेंट है, ये तो लिक्विड लाइन की है इसकी, ये लिक्विड का वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर से. सपोज ये जो लाइन है, दिस लाइन इज़ द फ्रोजन सॉल्वेंट. फ्रोजन सॉल्वेंट मतलब ये सॉलिड सॉल्वेंट है. तो सॉल्वेंट जो होता है ना, चाहे वो हमारा फ्रोजन सॉलिड स्टेट में हो या लिक्विड स्टेट में हो, वो वेपर ज़रूर बनाते हैं सॉल्वेंट. लेकिन जो सॉलिड स्टेट में जो हमारे वेपर जो सॉलिड स्टेट में होते हैं हमारे सॉल्वेंट, उनका वेपर प्रेशर अगर हम कंपैरिजन करें तो सॉल्वेंट का लिक्विड फेस का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, लिक्विड का ज़्यादा है. ऑब्वियसली लिक्विड सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा होगा सॉलिड के वेपर प्रेशर से. सॉलिड तो सॉलिड है, वो तो इतना वेपर नहीं बना रहा है. आर यू गेटिंग मी? तो यहाँ पर देखो, ये हमारा solid का vapor pressure is also increasing with the temperature. So this is the line representing the vapor pressure of the solid, and this is the line which is representing the vapor pressure of the liquid solvent. At this particular temperature, इस particular temperature पर जो ये हमारा liquid solvent और frozen जो solid solvent था, उनका vapor pressure equal हो गया. देखो कैसे equal हो गया. अगर मैं इस लाइन को यहाँ ड्रॉ करूँ तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसने सॉलिड वाले ने और लिक्विड वाले ने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक दूसरे को कट किया है. तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो वेपर प्रेशर है, ये कुछ वेपर प्रेशर होगा यहाँ पे, जो वेपर प्रेशर है वो लिक्विड सॉल्वेंट और सॉलिड सॉल्वेंट का इक्वल हो गया. आर यू गेटिंग मी? और जिस पर्टिकुलर पॉइंट जिस टेम्परेचर पे हुआ है वो है टी डेल्टा एफ पे. मतलब कि टी डेल्टा नॉट टी डेल्टा एफ, सॉरी, ये टेम्परेचर हमारा टी एफ नॉट, मतलब कि एट टी एफ नॉट टेम्परेचर जो लिक्विड सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर था वो सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो गया. ये इक्वल हो गया, इस लाइन को हमने देखा, दोनों का वेपर प्रेशर सेम है. तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को जो टी एफ नॉट है, इसको हम बोलेंगे इसका फ्रीजिंग पॉइंट. फ्रीजिंग पॉइंट क्यों? क्योंकि इस टी एफ नॉट टेम्परेचर पर द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड सॉल्वेंट बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड सॉल्वेंट. तो दोनों की ये लाइन यहाँ पे कट कर रही है, जो कि हमारी सॉलिड वाली लाइन है और ये हमारी लिक्विड वाली यहाँ पे कट कर रही है, और इन दोनों का वेपर प्रेशर यहाँ पर इस लाइन को ड्रॉ करें तो सेम हो गया. तो जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ऐसा हो रहा है वो है टी एफ नॉट, और इसी को हम क्या बोलते हैं, किसी का freezing point. So TF naught is what? It is the freezing point of the solvent. TF naught is the freezing point of solvent. Are you getting me? Now अगर हम solution को देखें, हम solution की लाइन को लेकर जा रहे हैं पीछे, इसका वेपर प्रेशर कम किया टेम्परेचर के साथ साथ. ये कहाँ पे कट कर रहा है? ये इस पॉइंट पर आके कट कर रहा है. किसको? सॉलिड सॉल्वेंट को कट कर रहा है. So it means, sorry, सो इफ़ यू टॉक अबाउट द सोल्यूशन, इसकी लाइन को अगर हम देखते हैं, द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन एंड द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आके इक्वल होता है. यह है वेपर प्रेशर सोल्यूशन का, और ये हमारा वेपर प्रेशर है ये सॉलिड का. तो सॉलिड का और सोल्यूशन का कब किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पर जाकर ये इक्वल हो रहा है. देखो अगर हम इसे ड्रॉ करें यहाँ पे वाई एक्सिस पर, सो ये इनका दोनों का मिला के कोई वेपर प्रेशर है. तो ये किस पॉइंट पर जाके, ये किस टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर ये इनका वेपर प्रेशर, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर एंड द सॉलिड का वेपर प्रेशर इक्वल होगा, दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर वुड बी कॉल्ड एज फ्रीजिंग पॉइंट. मतलब जो हमारा लिक्विड सॉल्वेंट है, इट इज़ फ्रीजिंग एट टी एफ नॉट पर. बट अगर हम यहाँ पे सोल्यूशन को देखें, बैक साइड पीछे जा रहा है, वो बहुत दूर जाके वो सॉलिड से जाके मिलता है. तो इसका जो टेम्परेचर है, जब ये फ्रीज़ हो रहा है, जब इसका सॉलिड का और लिक्विड का जो वेपर प्रेशर इक्वल होता है, उस पर वो कौन सा है, वो है टी एफ.
मतलब कि टी एफ पर जाकर ये सोल्यूशन हमारा फ्रीज हो रहा है। आर यू गेटिंग मी? सॉल्वेंट तो टी एफ नॉट पर हो गया, लेकिन सोल्यूशन बैक साइड में जाके इसने कट किया है। और अगर हम इसको वेपर प्रेशर की लाइन पे देखें तो ये यहाँ काफ़ी दूर जाके इसको वेपर प्रेशर दोनों का इक्वल हुआ है। तो इस टेम्परेचर पर टी एफ पर द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द फ्रोजन सॉल्वेंट या फ्रोजन सोल्यूशन। तो इस टेम्परेचर को हम बोलेंगे इसका फ्रीजिंग पॉइंट। मैं यहाँ पे फ्रोजन सॉल्वेंट ही क्यों ले रहा हूँ क्लास, यहाँ पे फ्रोजन सोल्यूशन क्यों नहीं ले रहा? इसलिए क्योंकि जब भी फ्रीजिंग होती है ना, तो फ्रीजिंग के टाइम पर जो होता है वो सिर्फ सॉल्वेंट ही फ्रीज होता है। अभी मैंने बैक साइड में दिखाया था ना, जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है वो फ्रीज नहीं हो रहा है, वो तो बीच में आके फंस गए। फ्रीज क्या हो रहा है एक्चुअली? फ्रीज हमेशा हर कंडीशन में सॉल्वेंट ही हो रहा है। ओके, सो टी एफ पर आकर ये सोल्यूशन टी एफ पर आकर इसका वेपर प्रेशर सॉलिड एंड लिक्विड का इक्वल होता है टी एफ टेम्परेचर पर, लेकिन सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो टी एफ नॉट पे जाकर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल कब होता है? टी एफ नॉट पर। सो सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है टी एफ नॉट है और सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो टी एफ है। अब देखो इन दोनों में अगर हम डिफरेंस देखें, इफ वी सी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन, सो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन टी एफ जो है इट इज़ लोअर देन टी एफ नॉट। इट इज़ क्लियर, टेम्परेचर ऐसे बढ़ रहा है। देखो टी एफ जो है हमारा कम है और टी एफ नॉट जो है वो टेम्परेचर ज़्यादा है। सो ये क्या हो रहा है? सॉल्वेंट तो यहाँ पे फ्रीज कर रहा है और सोल्यूशन इस टी एफ पे फ्रीज कर रहा है। तो ये जो एक्चुअली है ये डिप्रेशन हुआ, लोअर हुआ ना टेम्परेचर। सोल्यूशन का टेम्परेचर इज़ लोअर देन सॉल्वेंट, फ्रीजिंग टेम्परेचर सोल्यूशन का इज़ लोअर देन सॉल्वेंट। तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस आया इनके बीच में, सॉल्वेंट यहाँ पे फ्रीज होता है, सोल्यूशन यहाँ पे फ्रीज होता है, इन दोनों के बीच की जो लोवरिंग आई है टेम्परेचर की, दिस इज डेल्टा टी एफ। इट इज़ व्हाट? डेल्टा टी एफ। सो डेल्टा टी एफ इज एक्चुअली नथिंग बट द लोवरिंग इन द फ्रीजिंग पॉइंट, और यू कैन से द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। तो ये कितना होगा? ये होगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी एफ नॉट, ओके, माइनस टी एफ। टी एफ नॉट है ज़्यादा और टी एफ है कम, तो इसलिए हमने टी एफ नॉट माइनस टी एफ, इन दोनों का हमने डिफरेंस लेंगे, दोनों का डिफरेंस लिया। सो दिस डिफरेंस इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, जब ये सॉल्वेंट की फॉर्म में था और जब ये सोल्यूशन की फॉर्म में है। सो दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ओके। एंड डू यू नो depression in freezing point, just similar to the elevation in boiling point, depression in freezing point is also directly proportional to molality. Is small m is molality. This is molality. Now if we remove this proportionality sign, we'll have to put a constant here. This is kf constant, and this kf is having three names. This kf is having three names. This is also known as molar depression constant. This is also known as freezing point depression constant, and this is also known as cryoscopic constant. This is known as cryoscopic, CRYO, scopic constant. It is molar depression constant, freezing point depression, and this is also known as cryoscopic constant. Now K is what? If the molality of the solution, is 1, so TF, I mean depression in freezing point, will become equal to KF. दिख रहा है सबको? Molality is 1, we are putting molality here 1, and then at this point the depression in freezing point becomes equal to the molar depression constant. So in short we can say molar depression constant it was. Molar depression constant, actually it is nothing but the depression in freezing point when the concentration of the solution is 1. एक solution जिसकी molality 1 है, उस solution का जो depression in freezing point होगा वही उसका molar depression constant होता है। जैसे it is a solution,
और ये सोल्यूशन में जो हमारा सॉल्वेंट है, हमने यहाँ पे सॉल्वेंट लिया 1 किलोग्राम सॉल्वेंट लिया हमने, और इसमें 1 मोल ऑफ सॉल्यूट हमने डाले। आर यू गेटिंग मी? 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट हमने इसमें डाले। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे हमने 1 लिया और मास ऑफ सॉल्वेंट इज अगेन 1, सो मोलैलिटी बिकम्स 1। तो इस सोल्यूशन की जो मोलैलिटी है वो 1 है। तो इस पर्टिकुलर सोल्यूशन की जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा वही उसका मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट होगा। समझ आया? तो किसी पर्टिकुलर सोल्यूशन में जब सॉल्वेंट 1 किलोग्राम हो उसमें और 1 मोल हम उसमें सॉल्यूट ऐड करें तो उस सोल्यूशन का जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो उसका मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कहलाएगा। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर वाटर इट इज़ 1.86, it is Kelvin per molality, or it is also known as Kelvin kilogram per mole. ये याद करनी है because ये sometime it is not given in the question paper in the numerical, so we'll have to remember this. Kf for water is 1.86 Kelvin per molality or 1.86 Kelvin kilogram per mole. Okay. अब मैं इसी फॉर्मूले को देखो यहाँ पर KF रखा, यहाँ पर मैंने जो मोलैलिटी का फॉर्मूला पुट कर दिया। सो KF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू KF, फॉर्मूला ऑफ मोलैलिटी इज व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। आर यू गेटिंग मी? सो एक और फार्मूला हो गया हमारा ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। नाउ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, अब मैं इसके नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला यहाँ पे रख देता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वी नो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू गिवन वेट डिवाइडेड बाई मोलर मास। सो आई एम पुटिंग दिस फार्मूला इन दिस। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू KF, दिस W2 इज वेट ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स को मैंने पुट किया, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स मैंने पुट कर दिया। सो W एंड इनटू 1000, और ये W1 है हमारे यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, सो आई हैव डिड नथिंग बट आई एम जस्ट पुटिंग द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। सो W2 इज द वेट ऑफ सॉल्यूट and M2 is the molar mass of the solute, W1 is the weight of solvent. So it becomes another formula for the depression in freezing point. Class today we'll also discuss a numerical based on this, क्योंकि ये सारे के सारे टॉपिक जो हैं न्यूमेरिकल से रिलेटेड हैं, तो हमें एक न्यूमेरिकल भी इसमें देखना पड़ेगा। एक न्यूमेरिकल है, देखो इसको आप पढ़ लो। Question is, and this question has come in the board, CBSE board in 2014. The question is saying, calculate the mass of the compound whose molar mass is 256 gram per mole to be dissolved in 75 gram of benzene to lower its freezing point by 0.48 Kelvin. और बेंजीन का यहाँ पे जो हमारा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज आल्सो गिवन 5.12. ओके, नाउ लिसन, for doing these kind of numericals, I told you during the numericals, first of all we'll have to write whatever is given in the question. So what is given? Delta TF is what? It is depression in freezing point. Is it given in the question? Yes. जब हम यहाँ पे कैलकुलेट करना है मास, जब हम इस 75 ग्राम बेंजीन में अगर हम इसको ऐड करें सॉल्यूट को, तो जो फ्रीजिंग पॉइंट लोअर होती है, लोअर इन इट्स फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है, लोअर इन फ्रीजिंग पॉइंट इज 0.48 Kelvin. So it is given, lowering in freezing point is given, and it is also given the mass of compound, हमें पता करना है यहाँ पे. It is also given the molar mass of solute is also given 256 gram per mole. So M2 we have written here, okay. And किस में डिजॉल्व करते हैं हम? टू बी डिजॉल्व इन
75 ग्राम ऑफ बेंजीन, मतलब कि बेंजीन इज बिहेविंग लाइक अ सॉल्वेंट हियर. सो मास ऑफ बेंजीन मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट इज ऑल्सो गिवन. सो W1 इज ऑल्सो गिवन. ओके, नाउ KF इज ऑल्सो गिवन. ये हमारा KF दे रखा है. तो हमें निकालना क्या है? W2. W2 मीन्स हमें निकालना है द मास ऑफ सॉल्यूट विच इज़ गोइंग टू डिजॉल्व. एक बार और पढ़ लेते हैं क्वेश्चन. कैलकुलेट द मास ऑफ द कंपाउंड मतलब सॉल्यूट जिसका मोलर मास है 256 ग्राम पर मोल. हमने लिख लिया यहाँ पे सॉल्यूट का मोलर मास 256. टू बी डिजॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन मतलब बेंजीन इज अ सॉल्वेंट और उसका कितने मास दे रखा है? 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, वो भी हमने लिख लिया यहाँ पर. ओके, टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, इसने इसका फ्रीजिंग पॉइंट को लोअर किया कितना? 0.48 केल्विन से. और इसका KF दे रखा है हमारे पास. KF इज इक्वल टू 5.12. ओके क्लास, अब ये सारी चीज़ें गिवन है. हम जानते हैं फार्मूला. ये फार्मूला अभी मैंने ऊपर लिखवाया है. डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू KF इंटू W2 मास ऑफ द सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू mass of the solvent. W2 is molar mass of solute 1000 divided by molar मैं गलत बोल गया. W2 is what? It is the given weight of the solute. Okay, M2 is what? The molar mass of the solute. W1 is what? The mass of solvent. So everything is given here. देखो ये भी given है, ये भी given है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है. बस हमें इसका पता करना है कि कितना हमें सॉल्यूट डिज़ोल्व करना है. सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे पुट करी. फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट मैंने यहाँ लगाया. 5.12 मैंने KF की वैल्यू लगाई यहाँ पर. W2 निकालना है, 1000 से मल्टीप्लाई किए क्योंकि मास जो है इट इज़ गिवन इन ग्राम, इसलिए लगाइए. 256 मोलर मास है. W2 हमें निकालना है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, इसकी सारी मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया the mass of the solute which could be dissolved for lowering the freezing point of that particular solution is 1.8 gram. Is it clear class? एक बार इसको देख लो solution को. इसके न्यूमेरिकल ऐसे किए जाएंगे. Now class, here is another numerical. ये देखो, ये आप नोट डाउन कर लेना. ठीक है, मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ इसको. ये इसका सोल्यूशन है, मैं बाद में बता दूंगा इसका सोल्यूशन को, बट यहाँ तक ऐसे ये न्यूमेरिकल है. इसको पॉज करके आप नोट डाउन कर लेना इस न्यूमेरिकल को. ठीक है क्लास, बेस्ड ऑन दिस टॉपिक सो मैनी डिफरेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड. ओके, सो आई एम जस्ट डिस्कसिंग दीज क्वेश्चंस. नंबर 1 इज़ वाई ओशंस डू नॉट फ्रीज. एक क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, वाई ओशंस डू नॉट फ्रीज. आंसर इसका पता है क्या है? इसका आंसर ये है, मैं सबको ऐसे बताता हूँ. ओशन के अंदर बहुत सारे सॉल्ट हैं, NaCl, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉल्ट्स हैं. वो सॉल्ट जब ओशनिक वाटर में मिक्स होते हैं तो ओशनिक वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है? वो डिप्रेशन, लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. मतलब पहले वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज़ होता था, लेकिन इन सॉल्ट की प्रेजेंस की वजह से क्या हो गया, अब ये इससे कम टेम्परेचर पे फ्रीज़ होगा. इसलिए ओशन जो होते हैं वो ज़्यादातर फ्रीज़ नहीं होते क्योंकि उन्हें कम टेम्परेचर चाहिए होता, और कम टेम्परेचर ताकि वो फ्रीज़ हो. दूसरा है वाई इज एथाइलिन ग्लाइकोल इज़ एडेड टू वाटर इन अ कार रेडिएटर वाइल ड्राइविंग इन अ हिल स्टेशन. अगर तुम हिल स्टेशन पर जाओगे तो ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लो, हम इसको कल डिस्कस कर लेंगे. ये क्वेश्चन आए हुए हैं बोर्ड में और सबका आंसर मैंने एक का दे दिया ऊपर का, सबका आंसर सेम ही है. एक बार नोट डाउन कर लो, इनको पॉज करके नोट डाउन कर लेना. विल टॉक अबाउट. सो ओके क्लास, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन. ओके, और कोई भी कंसेप्ट इसमें समझ नहीं आया है तो कमेंट करके नीचे डालो. और अगर फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो मेरे प्रीवियस वीडियोस पर जाना, उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, सब एक दूसरे से कोरिलेटेड है. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.